अभी कौन सा लेक्चर था 9 बजे? सर केमिस्ट्री। खत्म हुआ? यस सर। यस सर। तो अभी कितने टाइम हुआ है? यस, हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन, हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। केमिस्ट्री लेक्चर कब, कितने टाइम खत्म हुआ, मतलब कितना टाइम हुआ, अभी हुआ या मतलब कोई 4-5 मिनट? 10 मिनट अभी हुआ। 10 बजे हुआ। 10 मिनट तो अभी नहीं हुए है ना, 10 बजे को। अभी 10:03 हो रहे है ना? 10 बजे हुआ पूरे खत्म। हाँ हाँ, मतलब 2-3 मिनट पे हो, 2-3 मिनट ही हुए। ठीक है ठीक है। और कितने थे सब लोग मिल के? सर 53। 57 सर 50+। ओके। गुड इवनिंग बेटा, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। एग्जाम सबकी हो गई? यस सर। स्कूल वाले एग्जाम खत्म? किसी के अभी बचे है क्या? अस्मित, आपकी एग्जाम है क्या अभी? अस्मित? ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। मतलब अभी तक एग्जाम का फीवर कम नहीं हुआ है, राइट? ठीक है। हम लोग ने क्या कहाँ तक पढ़ा था, कुछ याद है? हेलो? यूकैरियोटिक सेल खत्म हुआ क्या? अभी अरे, सब भूल गए? अभी साल साल गया तो सब भूल गए? हेलो? सर सेंट्रोमेयर पढ़ रहे थे शायद। हाँ, सर सेंट्रोमेयर, सेंट्रोसोमर। सेंट्रियोल, सिलिया फ्लैजेला सेंट्रियोल हो गया ना? यस सिलिया सर। फ्लैजेला सेंट्रोसोम हो गया ना? न्यूक्लियस रहा है ना अभी? क्या बच्चों यार, देखो हम लोग का सिलिया फ्लैजेला सेंट्रोसोम हो गया है, सेंट्रियोल सेंट्रोसोम हो गया है, क्लियर ना? यस सर। यस यस सर। सर। अभी अभी लास्ट पॉइंट बचा है न्यूक्लियस का, राइट? वो यस। स्टार्ट नहीं हुआ था ना आपके बैच में? नो सर। नो सर। हाँ, उसको देखेंगे अभी पहला। ओके, सो न्यूक्लियस, और उसके बाद हम लोग एमपीवाई को भी देखेंगे। देखो न्यूक्लियस, तो या देखो कि 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने पहली बार न्यूक्लियस को डिस्क्राइब किया था। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन फर्स्ट डिस्क्राइब द न्यूक्लियस। और उसके कुछ ही समय बाद एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फ्लेमिंग, और फ्लेमिंग ने एक वर्ड दिया था, एक शब्द यूज किया था, क्रोमैटिन। किसको क्रोमैटिन यूज किया था? कि उन्होंने देखा कि न्यूक्लियस के अंदर ना कोई ऐसा एक स्ट्रक्चर है, और वो स्ट्रक्चर बेसिक केमिकल से, बेसिक डाई से उसको कलर आता है। मतलब अगर सेल लिया और सेल को ये बेसिक केमिकल में, बेसिक डाई में, उसका नाम है एसिटोकार्मिन, उसमें रखा सेल को, और उसके बाद उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, तो सेल के न्यूक्लियस के अंदर मटेरियल दिखता है, उसको नाम दिया क्रोमैटिन। So he gave the name chromatin to the material of nucleus stained by the basic dye, acidocarbon. और हमें बाद में पता चला कि जो न्यूक्लियस, स्क्रीन शेयर। स्क्रीन शेयर नहीं हुआ नो सर। यार। Can you now see the screen? यस यस सर। सर। हाँ, ओके ओके। देखो, सॉरी फॉर दिस, प्लीज रिमाइंड मी। सो न्यूक्लियस ही लास्ट पार्ट है, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। तो 1831 में रॉबर्ट ब्राउन नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने पहली बार न्यूक्लियस को डिस्क्राइब किया था। और उसी टाइम के बाद, कुछ टाइम के बाद, फ्लेमिंग नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने नाम दिया क्रोमैटिन को। उन्होंने देखा कि
जो न्यूक्लियस है ना, कि न्यूक्लियस के अंदर कोई मटेरियल है जो बेसिक केमिकल से, फॉर एग्जांपल एसिडोकार्बोनिक केमिकल है, बेसिक एसिडिक और बेसिक आप जानते हो, जिसका पीएच 7 से ऊपर होता है वो बेसिक होता है, 7 होता है 7 तो वो न्यूट्रल होता है, और 7 के नीचे होता है वो एसिडिक होता है। तो उसने क्या किया कि न्यूक्लियस को केमिकल का कलर दे दिया, बेसिक केमिकल का एसिडोकार्बोन, और उन्होंने उस चीज को नाम दिया क्रोमैटिन। ओके, बेसिक क्यों यूज किया, कोई बता सकते हो? व्हाई ही यूज द चोजन, व्हाई ही सिलेक्टेड द बेसिक स्टेन टू गिव द कलर टू द न्यूक्लियर मटेरियल क्रोमैटिन? कोई बोल सकता है कि बेसिक केमिकल क्यों? मैं बोल दूं आपको इसका आंसर? Yes, sir. इतना आज एकदम इतने क्यों हुए आउट, मतलब क्या बहुत सिलेबस किया गया? न्यूक्लिक का अंदर का और इसका मतलब पीएच सेम होता है। सॉरी सॉरी बेटा, फिर से बोलो। सर न्यूक्लिक का पीएच और इसका सेम होता है इनका। इसलिए न्यूक्लियस 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 का पीएच और ये डाई का पीएच सेम होता है इसलिए। और कोई? और कोई बोल सकता है, किसी को आंसर पता है? देखो न्यूक्लिक एसिड क्या है, एसिडिक है या बेसिक है? न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए क्या है, एसिडिक है या बेसिक है? एसिडिक। अरे नाम नहीं है ना एसिडिक। आपने बायोमोलिक्यूल पढ़ा कि नहीं चैप्टर? हो गया क्या आपको स्कूल में बायोमोलिक्यूल? नो सर। ठीक है ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ, देखो देखो कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है, इतना तो पता है ना सबको। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है, आरएनए डीएनए, इतना तो क्लियर है ना सबको? यस सर। हाँ, सबको तो एक मतलब सबको बोलना चाहिए ना बेटा, सबको रिप्लाई करना चाहिए। सबको इतना क्लियर है ना कि न्यूक्लिक एसिड के न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है, इतना क्लियर है ना सबको? यस सर। Yes, Yes, sir. हाँ, So, तो एसिड है तो एसिड को अपोजिट पीएच का ये केमिकल पकड़ सकता है। एसिडिक केमिकल एसिडिक केमिकल को नहीं पकड़ता, बेसिक केमिकल एसिडिक को अटैच होता है, और एसिडिक है वो रिएक्ट होता है बेसिक से। तो उन्होंने बेसिक केमिकल या डाइज इसलिए लिए कि जो मटेरियल को उन्होंने स्टेन किया क्रोमैटिन को, वो क्रोमैटिन था एसिडिक। ये कौन सा था? एसिडिक था। क्यों एसिडिक था? क्योंकि उसके अंदर क्या थे? न्यूक्लिक एसिड थे। क्या थे उसके अंदर? न्यूक्लिक एसिड थे। यस और एसिड बेसिक केमिकल को इंटरैक्ट करता है, एब्सॉर्ब करता है। एसिड एसिडिक मतलब केमिकल को ये एक्सेप्ट नहीं करता। क्लियर इतना? yes, sir. हाँ हाँ yes, हाँ sir. हाँ या तो न्यूक्लियस कैसा है? न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन बाउंड है ना, हमने देखा कि माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, वैक्यूल और गोल्गी बॉडी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है। न्यूक्लियस भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, और वो डेंस प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी है। मतलब सेल का जो प्रोटोप्लाज्म है ना, उसमें जो न्यूक्लियस है, वो न्यूक्लियस अंदर से खाली नहीं है, डेंस है, भरा हुआ है। इंटरनली न्यूक्लियस इज सॉलिड, भरा हुआ है। और ये हमारे बॉडी में जैसा कि ब्रेन सबको कंट्रोल करता है ना, वैसे सेल के अंदर न्यूक्लियस सब एक्टिविटी को, सब मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। क्यों कंट्रोल करता है? क्योंकि न्यूक्लियस के पास होता है जेनेटिक मटेरियल। क्या होता है न्यूक्लियस के पास? जेनेटिक मटेरियल होता है। आपको क्लियर हो रही है कि नहीं कंसेप्ट ये? यस सर। Yes, sir. या सो यूकैरियोटिक सेल में जनरली न्यूक्लियस एक रहता है, लेकिन कोई कोई यूकैरियोटिक सेल में 2 न्यूक्लियस भी होते हैं, कोई कोई में मल्टीपल न्यूक्लियस भी होते हैं। ओके, और कोई कोई यूकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट भी होते हैं। एब्सेंट भी होते हैं मतलब सेल लिविंग होते हैं, लेकिन न्यूक्लियस एब्सेंट रहते हैं। फॉर एग्जांपल मैच्योर मैमेलियन आरबीसी, मैमल्स का इंक्लूडिंग ह्यूमन का जो मैच्योर आरबीसी है ना,
जब आरबीसी बनता है बोन मैरो में तो वो इमैच्योर होता है, तब तो उसके पास न्यूक्लियस होता है। लेकिन जैसे ही बोन मैरो से ये इमैच्योर आरबीसी आने लगा ब्लड सर्कुलेशन में, तो वो हो जाता है मैच्योर, और उसके दौरान उसके अंदर का जो न्यूक्लियस होता है उसको रिमूव किया जाता है। कोई बताएगा कि व्हाई द न्यूक्लियस, मैच्योर न्यूक्लियस इन मैमल और एंड ह्यूमन इज विदाउट न्यूक्लियस? न्यूक्लियस के आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस क्यों नहीं होता हमारे? यस, आज क्या हुआ है बच्चों आपको? सब चुपचाप क्यों है? कुछ प्रॉब्लम हो गई क्या? हेलो, रोहित, सोनम, सुरिंदर, अभिषेक, वरुण कुमार, हेलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्या आप कुछ प्रॉब्लम हो गई है क्या? नो सर। No, sir. तो आज No, सब sir. चुप चुप क्यों है? चुप चुप बहुत सेलिब्रेट करवाया क्या कल? हाँ, क्या हुआ? ठीक है ना, सब सब चीज ठीक है ना? Yes. यस सर। हाँ हाँ। तो मैं क्या पूछ रहा हूँ अभी आपको कि ऐसा क्या है कि मैच्योर आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस क्यों नहीं रहता? उसके अंदर का न्यूक्लियस बाहर क्यों भेजा जाता है, रिमूव क्यों किया जाता है? ठीक है, उसके अंदर क्या रहता है? हीमोग्लोबिन रहता है क्या अंदर? उसके अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन होता है या हीमोग्लोबिन। तो अगर हीमोग्लोबिन को अंदर रहना है तो जगह चाहिए, तो इसीलिए उसका जो न्यूक्लियस है उसको बाहर निकाला जाता है, और बाकी के ऑर्गेनेल को भी बाहर निकाला जाता है उसके, उसमें कोई ऑर्गेनेल नहीं रहती। अंडरस्टैंड? ठीक है। Yes, sir. यस सर। हाँ, और मैच्योर सी ट्यूब में भी न्यूक्लियस नहीं रहता है। सी ट्यूब किस में होती है? इन विच सेल सी ट्यूब इज प्रेजेंट? अपने, ठीक है, सी ट्यूब होती है एंजियोस्पर्म में। किसमें होती है ये? एंजियोस्पर्म के फ्लोएम में होती है। एंजियोस्पर्म के क्लास में नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है। कोई आपको नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है क्या बेटा लोग? नो सर। हेलो। नो सर। No, sir. हाँ हाँ। तो अगर किसी को नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है ना, तो वो आपका नेट मतलब आपका प्लीज जरा नेटवर्क चेक कीजिए, क्योंकि थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। आपको मेरा क्लियरली दिख रहा है ना? सुन रहे हैं ना आप? लैगिंग नहीं ना कोई? नो सर। Yes, sir. ठीक है ठीक है। तो सी ट्यूब क्या होती है? ये होती है एंजियोस्पर्म के फ्लोएम में। तो किसमें रहती है सी ट्यूब? ये एंजियोस्पर्म फ्लोएम में। फ्लोएम में होती है। फ्लोएम ऑफ एंजियोस्पर्म, फ्लोएम ऑफ एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में सब दिया है ये। सो एंजियोस्पर्म के फ्लोएम में सी ट्यूब रहती है। इमैच्योर आरबीसी, यंग है आरबीसी या सी ट्यूब, तो उसके अंदर न्यूक्लियस होता है। लेकिन जैसे ही ये यंग आरबीसी, यंग सी ट्यूब से मैच्योर होती है ना, तो उसमें से इसको निकाला जाता है न्यूक्लियस को। ठीक है। तो किसी किसी सेल के अंदर दो न्यूक्लिया है। फॉर एग्जाम्पल पैरामेशियम, पैरामेशियम जो होता है ना, उसमें दो न्यूक्लिया होते हैं, एक छोटा होता है माइक्रो और दूसरा होता है बड़ा मेगा। कुछ कुछ सेल में तो बहुत सारे न्यूक्लिया होते हैं, मल्टी न्यूक्लियर। फॉर एग्जाम्पल सम फंगाई। इंटरफेज न्यूक्लिया, आपने सेल डिवीजन सेल साइकिल पढ़ा है क्या? यस सर। और कोई? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। तो उसमें आपने पढ़ा है ना इंटरफेज न्यूक्लियस, इंटरफेज और डिवाइडिंग सेल। Yes. ठीक है, देखो यस सर। आपने सेल साइकिल पढ़ा था, ये सेल साइकिल दिया था ना, उसमें ये दिया था एम फेज, ये दिया था इधर G1, याद है ना? Yes, sir. इधर Yes, दिया sir. था एस फेज, इधर दिया था G2 फेज। राइट, ये सेल साइकिल है, यूकैरियोटिक सेल साइकिल। उसमें G1 S G2, G1 से लेके G1 S और G2 तक जो फेज है ना, उसको बोलते हैं इंटरफेज। क्या बोलते हैं इसको?
Interface. इंटरफेज। और एम फेज को बोलते हैं डिवाइडिंग फेज। क्या बोलते हैं उसको? डिवाइडिंग फेज। मतलब दो सेल ने डिवाइड किया, बाद में सेल ने डिवाइड नहीं किया, बाद में सेल ने डिवाइड किया नहीं किया, तो करती है डिवीजन, तो उसको बोलते हैं डिवाइडिंग फेज या एम फेज। और जब डिवीजन नहीं करती तो उसको नॉन डिवाइडिंग फेज बोलते हैं, डिवाइडिंग फेज। और अगर डिवीजन नहीं कर रही है ना, तो इंटरफेस जो है उसमें डिवीजन नहीं कर रही है, तो उसको बोलते हैं नॉन डिवाइडिंग फेज, नॉन डिवाइडिंग फेज। ठीक है। तो कौन सी फेज बड़ी है? नॉन डिवाइडिंग बड़ी वाली है या डिवाइडिंग बड़ी है? नॉन डिवाइडिंग। नॉन नॉन डिवाइडिंग फेज। मतलब हमारा जो सेल है ना, सपोज ह्यूमन का सेल है, तो इंटरफेस के लिए उसको 23 आवर्स चाहिए, और डिवीजन करने के लिए लगभग 1 ही आवर चाहिए, 1 ही घंटे में डिवाइड कर लेती है। लेकिन डिवीजन के लिए जो प्रिपरेशन करना है ना, एक्चुअल डिवीजन के लिए जो तैयारी करनी है ना, उसको बोलते हैं नॉन डिवाइडिंग या इंटरफेस। उसको टाइम लगता है, 95% टाइम लगता है इंटरफेस को प्रिपेयर करने के लिए, डिवीजन के लिए प्रिपेयर करने के लिए। और एक्चुअल डिवाइड होते हैं ना, उसको टाइम लगता है 5% टाइम। तो जब सेल इंटरफेस न्यूक्लियस होता है, मतलब सेल के पास, सेल G1 में होती है या GS में होती है या G2 में होती है, जब वो डिवाइडिंग नहीं है, नॉन डिवाइडिंग है, ओके, न्यूक्लियस ऑफ नॉन डिवाइडिंग सेल। तो जब सेल डिवाइड नहीं कर रही है, इंटरफेस में है, तब सेल क्या करेगी? सेल के पास न्यूक्लियस जो होगा ना, सेल का न्यूक्लियस, उस न्यूक्लियस में क्या रहेगा? क्रोमैटिन रहेगा, न्यूक्लियर मैट्रिक्स रहेगा और न्यूक्लियोलाई रहेगा। तो नॉन डिवाइडिंग सेल के न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है? क्रोमैटिन, न्यूक्लियर मैट्रिक्स, न्यूक्लियोलस। मतलब सपोज ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये तो रहता ही है, डबल मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। ये बाहर का मेम्ब्रेन और अंदर का मेम्ब्रेन, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और उसके दोनों के बीच में जगह रहती है, उसको बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। तो आउटर मेम्ब्रेन, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तीनों को बोलते हैं न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियर एनवेलप बोलते हैं उसको, ठीक है ना, न्यूक्लियर एनवेलप बोलते हैं। हम लोग देखेंगे अभी ये एनवेलप। और उसके अंदर जो है ना, वो अंदर उसमें क्या क्या होता है? नॉन डिवाइडिंग सेल में, इंटरफेस न्यूक्लियस में क्रोमैटिन रहता है, न्यूक्लियर मैट्रिक्स मतलब न्यूक्लियोप्लाज्म रहता है, और न्यूक्लियोलाई रहता है। 3 चीज रहती है। कौन सी रहती है? क्रोमैटिन, न्यूक्लियर मैट्रिक्स, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म या न्यूक्लियोलाई। न्यूक्लियोलाई एक रहता है या ज्यादा रहते हैं, 1 और मोर न्यूक्लियोलाई, ठीक है। और क्रोमैटिन क्या है? क्रोमैटिन है हाईली एक्सटेंडेड एंड इलेबोरेट न्यूक्लियोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स। एक्सटेंडेड है मतलब ये बहुत कॉइल्ड नहीं है। अगर कोई बहुत कॉइल्ड है तो उसको हम लोग कॉइल्ड कॉम्पैक्ट बोलेंगे, लेकिन थोड़ा सा अनकॉइल्ड है, खुला हुआ है, ऐसा खुला हुआ, तो उसको बोलते हैं एक्सटेंडेड। और सब जगह मतलब में इधर सब उसमें नेटवर्क हो गया है उसका, सब जगह में वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया है न्यूक्लियस के अंदर, इसलिए उसको बोलते हैं इलेबोरेट। और ये बना है न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन का। क्रोमैटिन किससे बना है? न्यूक्लियो प्रोटीन। मतलब क्या है? न्यूक्लियो प्रोटीन का मतलब है न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन, दो चीज का बना है। आर यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट? Yes, sir. यस सर। आज बहुत थके हुए लग रहे हैं बच्चे, क्या चीज है मुझे पता नहीं चल रहा है। कमन अभी जिसको नीट करना है उसको सोना नहीं है, इसको चार्ज रहना है, एनर्जेटिक रहना है। अगर नीट को क्रैक करना है ना, तो आपको बहुत देर रात तक पढ़ना है, ठीक है ना। इसलिए आप जब स्कूल से आते हो ना, तो आधा घंटा आप रेस्ट ले लो, ठीक है, आधा पौना घंटा आप रेस्ट ले लो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट आवर्स है आपके लाइफ के। अगर इस टाइम आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया तो आपका कंसेप्ट वैसे ही रह जाएंगे, ठीक है, कंसेप्ट वैसे ही रह जाएंगे। नीट इम्पॉसिबल मतलब इजी नहीं, लेकिन आसान नहीं है। इम्पॉसिबल तो नहीं है लेकिन आसान भी नहीं है, ठीक है। इसलिए आपको बहुत वर्क करना पड़ेगा। तो ये तो है सब, टाइम वगैरह और है थोड़ा सा, लेकिन
हर बुरी चीज को हमें अच्छी चीज में कन्वर्ट करना है, हर चैलेंज को हमें अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना है, इतना ध्यान रखो। ओके, तो मैं क्या बोल रहा था कि इंटरफेस नॉन डिवाइडिंग न्यूक्लियर सेल में, न्यूक्लियस में क्या रहता है, क्रोमैटिन, न्यूक्लियर मैट्रिक्स और न्यूक्लियोलाई। क्लियर सबको इतना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसको क्लियर है तो सब कर ले, जिनको नहीं है तो मैं उनको क्लियर करवा दूंगा। Yes, come on. Come on fast. Yes. Yes, come on fast. Yes. Yes, yes, yes. Yes. Okay, okay, okay. Yes. किसको, अगर किसको डाउट है तो डाउट मतलब, या कुछ डाउट है तो पूछ ले, अदरवाइज आई एम गोइंग अहेड दिस मूवी। ओके, ठीक है, थैंक यू। देखो, अभी हम लोग बात करेंगे न्यूक्लियर एनवेलप की। हमने देखा कि न्यूक्लियस जो है ना, उसका कवर जो है उसको बोलते हैं न्यूक्लियर एनवेलप। तो ये सपोज न्यूक्लियस है, ये उसका इनर मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियस में दो मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड है ऑर्गन है। तो उसमें है इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या है उसमें, ये जो अंदर का देख रहे हो उसको बोल देंगे इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन। उसके बाहर जो है ना उसको बोलेंगे आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और दो मेम्ब्रेन के बीच जो जगह है ना, ये वाली, Interspace membrane. हाँ, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इंटर मतलब दोनों के बीच, मेम्ब्रेन के बीच, इंटर मतलब दो मेम्ब्रेन के बीच, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ये जो है ना इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इसका विड्थ रहता है 10 से 50 नैनोमीटर, 10 नैनोमीटर से 50 नैनोमीटर की रहती है ये। ओके, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। और वो तीन चीज को मिलाकर, मतलब इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन और इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ये तीन चीज को जोड़कर बनता है, सॉरी, ये तीन चीज है, उसको जोड़कर हमारा बनता है न्यूक्लियर एनवेलप। क्या बनता है, न्यूक्लियर एनवेलप। उसमें होता है आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन और बीच का जगह, एनवेलप। ठीक है, तो ये हम लोग अगर ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप जो आपके लेबोरेटरी में होता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, उसके अंदर अगर देखेंगे तो आपको ये इलेक्ट्रॉन मतलब न्यूक्लियर एनवेलप पता नहीं चलेगा। आपको सिर्फ इतना दिखेगा कि ये सेल है और उसका कोई न्यूक्लियस है, इतना ही दिखेगा, उसके ज्यादा नहीं दिखेगा। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो आपको पता चलता है कि न्यूक्लियर एनवेलप में दो मेम्ब्रेन है, 2 पैरेलल मेम्ब्रेन है। क्या है, 2 पैरेलल मेम्ब्रेन है, आउटर और इनर। और दोनों की जो स्पेस है बीच की, उसको बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस या पेरीन्यूक्लियर स्पेस। क्या बोलते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस या पेरीन्यूक्लियर स्पेस, मतलब न्यूक्लियस के सराउंडिंग की। पेरी, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस या पेरी न्यूक्लियर स्पेस भी बोलते हैं, जो रहती है 10 से 50 नैनोमीटर की। और ये जो है ना न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियर एनवेलप ये क्या है, बैरियर है। किसमें, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म और उसके बाहर साइटोप्लाज्म, उसके बीच का ये बैरियर है। कोई भी चीज ऐसी डायरेक्टली अंदर नहीं जा सकती या अंदर से बाहर नहीं आ सकती, उसको ये उस न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर मतलब क्रॉस उसको करना पड़ेगा। दैट इज अ बैरियर। आउटर मेम्ब्रेन जो है ना, दैट इज यूजुअली कंटिन्यूअस विद, हमने देखा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम
आउटर मेम्ब्रेन जो रहता है, आउटर मेम्ब्रेन, तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कंटिन्यूअस रहता है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, आपको पता है ये। तो आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस इज इन कंटिन्यूअस विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, दैट इज। और उसके ऊपर भी राइबोसोम रहते हैं, आउटर मेम्ब्रेन के ऊपर भी क्या रहते हैं, राइबोसोम्स रहते हैं। कभी मतलब आरईआर की, आरईआर जहाँ पे रहता है ना, उसके साइड में राइबोसोम भी उस पे रहते हैं। और ये जो न्यूक्लियर एनवेलप है, पूरा पूरा न्यूक्लियर का एनवेलप है ना, वो कंटिन्यू नहीं है, उसमें कोई कोई छेद है, कोई कोई होल है, एपर्चर है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर पोर्स। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर पोर्स। तो न्यूक्लियर पोर्स से क्या होता है कि न्यूक्लियस के अंदर का कोई मटेरियल अगर बाहर जाना चाहता है, या बाहर जाने वाला कोई मटेरियल अंदर आना चाहता है, तो वो न्यूक्लियर पोर से आ जा सकता है। मेनली क्या होता है, मूवमेंट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन, मतलब आरएनए बनता है न्यूक्लियस के अंदर, और न्यूक्लियस से गुजरता है सेल साइटोप्लाज्म में वाया न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियस के अंदर आरएनए बना, राइबोसोम आरएनए बना, सॉरी आरएनए बना, राइबोन्यूक्लिक एसिड बना, और वो बाहर आ गया साइटोप्लाज्म के अंदर, तो ये न्यूक्लियर पोर से बाहर गया। या कोई प्रोटीन बना साइटोप्लाज्म के अंदर, और उसको अगर न्यूक्लियस के अंदर जाना है, तो वो न्यूक्लियर पोर के माध्यम से जा सकता है। सो देयर इज अ मूवमेंट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन इन बोथ डायरेक्शन बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियर पोर्स, बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियर पोर्स। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर एनवेलप, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, और आउटर मेम्ब्रेन कंटिन्यूटी विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब न्यूक्लियर पोर, उसका काम है मूवमेंट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन इन बोथ डायरेक्शन। अगर इतना आपको समझ में आ रहा है तो आप थम्स अप कर सकते हैं, नहीं है तो आप डाउट पूछ लीजिए। इज इट क्लियर अबाउट न्यूक्लियर एनवेलप? यस का Yes, sir. या आप थम्स अप कर रही बेटा, उनको क्लियर हो थम्स अप करिए, अगर नहीं है तो आप, क्योंकि ना कोई कोई बच्चे बोलते नहीं है ज्यादा, तो मैं समझता हूँ कि कम से कम ये ऐसे नॉन वर्बली तो रिएक्ट कर सकते हैं ना, दैट इज गुड। यस कम ऑन फास्ट। कोई डाउट है किसी को तो डाउट भी पूछ सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ओके। सो अब तक हमने क्या पढ़ा कि न्यूक्लियस जो है, वो न्यूक्लियस न्यूक्लियर एनवेलप से बाउंड है, और वो डबल मेम्ब्रेन है, बाहर का आउटर और अंदर का इनर, उसके बीच में स्पेस है, और पूरे न्यूक्लियर न्यूक्लियर एनवेलप में कोई छेद है छोटे छोटे, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर पोर, और वो अंदर बाहर जा सकता है उससे आरएनए एंड प्रोटीन। लिया? यस। अभी न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर जो न्यूक्लियोप्लाज्म है या न्यूक्लियर मैट्रिक्स है, वो न्यूक्लियर मैट्रिक्स किससे बना है? न्यूक्लियर मैट्रिक्स में दो चीज है, क्या है? एक है क्रोमैटिन, और दूसरा है न्यूक्लियोलस। दो चीज है, क्रोमैटिन एंड न्यूक्लियोलस। अभी देखो कि जब सेल डिवाइडिंग फेज में होती है ना, सेल इफ द सेल इज डिवाइडिंग, सपोज इफ द सेल इज नॉन डिवाइडिंग, मतलब G1 है, S है या G2 है, तो न्यूक्लियर मैट्रिक्स के अंदर होता है क्रोमैटिन। और जैसे ही सेल डिवीजन में जाते हैं, प्रोफेज में, मेटाफेज में, एनाफेज में जाती है, तो जैसे ही डिवीजन में चली गई ना, तो उससे क्या होता है कि क्रोमैटिन जो था, क्रोमैटिन, वो कॉम्पैक्ट करता है, कंडेंसेशन करता है। मतलब नॉन डिवाइडिंग सेल है G1S एंड G2, तो उसमें है न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियर मैट्रिक्स के अंदर है क्रोमैटिन, इंटरफेज में क्या है, क्रोमैटिन। और जैसे ही इंटरफेज खत्म हुआ और सेल चला गया एम फेज में, डिवाइडिंग फेज में, तो उसमें क्रोमैटिन का कॉइलिंग शुरू हुआ, क्रोमोसोम खुद के अराउंड कॉइल करने लगा, कॉम्पैक्ट बन रहा है, उसका लेंथ कम हो रहा है, लेकिन उसका विड्थ मतलब बढ़ रहा है, वो मोटा मोटा हो रहा है, थिक हो रहा है। तो उसको थिक बनाने के बाद वो बनता है क्रोमोसोम। तो न्यूक्लियर मैट्रिक्स में, जो न्यूक्लियर मैट्रिक्स में क्या होता है,
कि जब सेल डिवाइडिंग है, अगर सेल एम आई फेज में, मतलब अगर डिवाइडिंग नॉन डिवाइडिंग सेल है, नॉन डिवाइडिंग सेल, तो उसमें न्यूक्लियर मैट्रिक्स में रहता है क्रोमैटिन। क्या रहता है? क्रोमैटिन। और अगर सेल डिवाइडिंग है, इफ द सेल इज डिवाइडिंग, तो उसमें क्या होता है? ये क्रोमैटिन का बनता है क्रोमोजोम। क्या बनता है? क्रोमोजोम। क्रोमोजोम बनता है। क्लियर हो रहा है आपको? Yes, sir. या Yes, sir. तो जैसे ही सेल डिवाइड करना शुरू होता है, एम में जाता है, तो वही क्रोमैटिन जो होता है ना, उसके पहले इंटरफेज में G1S या G2 में उसका कॉइलिंग शुरू हो जाता है और उसका बनता है क्रोमोजोम। उसका बनता है क्रोमोजोम। ठीक है। सो क्रोमैटिन इन द इंटरफेस स्टेज एंड न्यूक्लियोलस, मतलब नॉन डिवाइडिंग में क्या होता है? सेल में क्रोमैटिन रहता है और क्या रहता है उसमें? न्यूक्लियोलस रहता है। मतलब वो थोड़ा सा इतना धुंधला धुंधला रहता है, लेकिन रहता है। ठीक है। न्यूक्लियोलस, क्रोमैटिन या न्यूक्लियोलस। और उसके बाद क्या होता है? क्रोमैटिन का बनता है क्रोमोसोम, और न्यूक्लियस तो रहता ही है उसमें, न्यूक्लियोलस। ओके, मतलब डिवाइडिंग फेज में भी न्यूक्लियोलस है और नॉन डिवाइडिंग सेल के अंदर भी न्यूक्लियोलस है। खत्म बात। ये क्रोमैटिन किससे बना है? क्रोमैटिन किससे बनता है? क्रोमैटिन इज मेड अप ऑफ डीएनए प्लस प्रोटीन प्लस आरएनए। क्रोमैटिन कब होता है? नॉन डिवाइडिंग सेल में। नॉन डिवाइडिंग सेल में मतलब इंटरफेज सेल में, नॉन डिवाइडिंग न्यूक्लियस या सेल कुछ भी बोल सकते हैं, उसमें होता है क्रोमैटिन। क्रोमैटिन किससे बनता है? डीएनए इज मेड अप ऑफ डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन। डीएनए प्लस आरएनए प्लस प्रोटीन। प्रोटीन दो तरह के होते हैं, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन। हिस्टोन और नॉन हिस्टोन। हिस्टोन होते हैं बेसिक प्रोटीन। ओके। सो क्रोमैटिन जो है ना, नॉन डिवाइडिंग सेल का, इंटरफेस सेल का, उसमें होता है डीएनए प्लस आरएनए प्लस प्रोटीन। प्रोटीन एक तो होते हैं डी हिस्टोन टाइप और दूसरे होते हैं नॉन हिस्टोन टाइप। और जैसे ही ये क्रोमैटिन का कंडेंसेशन होता है, कब होता है कंडेंसेशन? सेल डिवीजन के दौरान होता है, एम फेज में होता है। एम फेज में होता है, तो उसका क्रोमैटिन बन जाता है क्रोमोजोम। क्रोमैटिन का बन जाता है क्रोमोजोम। ठीक है। क्लियर है आपको? क्रोमैटिन क्रोमोजोम क्लियर है? क्लियर है तो थम्स Yes, अप कर sir. दो। थम्स अप कर दो। क्लियर है तो थम्स अप कर दो। कम फास्ट। यस, कम ऑन। क्लियर नहीं तो आई रिपीट इट। किसको चाहिए रिपीट वगैरह या कोई डाउट है तो पूछ सकता है। क्या किसको डाउट है क्या कोई? नहीं है? ठीक है, ठीक है, अगर है तो पूछ लीजिए। न्यूक्लियोलाई, न्यूक्लियस के अंदर चाहे सेल डिवीजन में हो या चाहे नॉन डिवीजन में हो, तो उसके अंदर न्यूक्लियोलस या न्यूक्लियोलाई होते हैं। अगर एक ही है तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस, अगर एक दो या एक से ज्यादा है तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियोलाई। तो न्यूक्लियोलाई है, देखो ये मैंने निकाला है, ये न्यूक्लियस है और ये है न्यूक्लियोलस। ये है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस सिंगल, प्लूरल, न्यूक्लियोलाई। तो उसका कोई मेम्ब्रेन नहीं है। न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन है लेकिन न्यूक्लियोलस का मेम्ब्रेन नहीं। इट इज अ नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। इसकी वजह से उसके अंदर जो भी मटेरियल है ना, कंटेंट है ना, वो न्यूक्लियोप्लाज्म में कंटिन्यूअस है। मतलब न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियोलस में कोई बाउंड्री नहीं है। नो बाउंड्री बिटवीन न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। जैसे कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के अंदर बाउंड्री है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की या न्यूक्लियर एनवेलप की।
लेकिन कोई न्यूक्लियोलस का बाउंड्री नहीं है, न्यूक्लियोलस का कोई ये नहीं है, लेयर नहीं है, सराउंडिंग मेम्ब्रेन नहीं है। ओके, न्यूक्लियस में मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियोलस में मेम्ब्रेन नहीं है, न्यूक्लियस में मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियोलस में मेम्ब्रेन नहीं है। ओके, तो मैं बोलू अभी मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन, तो ये न्यूक्लियस में होता है, न्यूक्लियस में होता है, और न्यूक्लियस में नहीं हो, न्यूक्लियोलस में नहीं होता, न्यूक्लियोलस में मेम्ब्रेन नहीं होता। ओके ओके, सो न्यूक्लियोलस का फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है आरएनए सिंथेसिस, राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। एंड उस इसलिए न्यूक्लियोलस को बोलते हैं फैक्टरीज ऑफ राइबोसोम, फैक्टरीज ऑफ राइबोसोम। हमने देखा देखो राइबोसोम क्या है, राइबोसोम, राइबोसोम्स ये है फैक्टरीज ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, फैक्टरीज ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस। और ये न्यूक्लियोलस क्या है? ये है फैक्टरीज ऑफ राइबोसोम सिंथेसिस, फैक्टरीज ऑफ, उसके अंदर राइबोसोम बनते हैं, राइबोसोम सिंथेसिस। इसका मतलब है अगर सेल को प्रोटीन बनाना है तो उसके अंदर न्यूक्लियोलस चाहिए कि नहीं चाहिए? हेलो, Yes, sir. सेल को अगर प्रोटीन बनाना है ना तो उसके अंदर न्यूक्लियोलस चाहिए कि नहीं चाहिए? कौन? यस सर, हाँ, चाहिए सर। चाहिए। क्योंकि वो बनाएंगे राइबोसोम और राइबोसोम बनाएंगे प्रोटीन। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ इधर, न्यूक्लियोलस क्या बनाएंगे? न्यूक्लियोलस, हाँ ये याद रखो, क्या बनाएंगे? राइबोसोम। और राइबोसोम क्या बनाएंगे आगे जाके? प्रोटीन्स बनाएंगे। ये उसका मतलब ये है, मतलब कहीं ना कहीं प्रोटीन का सिंथेसिस न्यूक्लियोलस पे इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है, इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली डिपेंडेंट है राइबोसोम, और राइबोसोम का डायरेक्टली डिपेंडेंट है न्यूक्लियोलस का होना। ठीक है, इतना क्लियर है सबको? Yes, sir. यस सर, यस सर। तो न्यूक्लियोलस है ना, ये कहाँ पे अटैच होता है? न्यूक्लियोलस इज अटैच टू क्रोमैटिन किंवा और क्रोमोसोम एट द साइट कॉल्ड नॉर। मतलब क्रोमोसोम होता है या क्रोमैटिन होता है ना, उसमें एक साइट होता है, क्रोमोसोम में या क्रोमैटिन में एक साइट होता है, उस साइट को बोलते हैं नॉर। नॉर का मतलब होता है न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन। सो क्रोमैटिन या क्रोमोसोम का एक साइट होता है, स्पेसिफिक रीजन होता है, उस रीजन को बोलते हैं नॉर रीजन। नॉर मतलब न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन। ठीक है, वो नॉर क्या होता है कि उस साइट को न्यूक्लियोलस अटैच रहते हैं। मतलब सपोज ये सेल है, सेल में ये न्यूक्लियस है, सपोज बड़ा लिखा हुआ है, और न्यूक्लियोलस है, तो न्यूक्लियोलस किसको अटैच होता है? ये अटैच होता है नॉर को। किसको अटैच होता है? नॉर को। और नॉर किसमें है? नॉर इज अ साइट ऑफ क्रोमैटिन और क्रोमोसोम। नॉर इज इट इज अ साइट ऑफ क्रोमोसोम, साइट ऑफ क्रोमोसोम या क्रोमैटिन, क्रोमैटिन या क्रोमोसोम। ठीक है, ये थोड़ा गिच पिच हो गया है, बहुत सारा गिच पिच हो गया है, गिच पिच हो गया है थोड़ा। तो ये क्रोमैटिन है, सपोज ये सपोज क्रोमैटिन है, ऐसा हाइपोथेटिकल, ये है क्रोमैटिन, या फिर उसको बोल सकते हैं क्रोमोसोम।
अगर सेल डिवाइडिंग है तो वो क्रोमोसोम बन जाता है, अगर सेल डिवाइडिंग नहीं है वो क्रोमैटिन कहता है, उसमें थोड़ा फर्क होता है। तो क्रोमैटिन में कोई साइट है, सपोज ये साइट है, इस साइट को बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे नॉर, क्या बोलेंगे, नॉर। और ये नॉर अटैच किसको रहता है, अटैच, इट इज अटैच टू न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस को अटैच है। सपोज ये कोई क्रोमैटिन है, क्रोमैटिन में सपोज ये कोई साइट है, उस साइट को बोलेंगे हम लोग नॉर। नॉर क्या होता है, अटैच न्यूक्लियोलस के। नॉर को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग। तो नॉर किसका पार्ट है, न्यूक्लियोलस का पार्ट है या क्रोमैटिन का पार्ट है, न्यूक्लियस। नॉर किसका पार्ट है, न्यूक्लियोलस का पार्ट है या क्रोमैटिन का पार्ट है, न्यूक्लियस। कैसे न्यूक्लियोलस का, क्रोमेटिन। क्रोमैटिन का दिखाया ना मैंने, ऐसे क्वेश्चन तो पूछते हैं नीट में, ठीक है। तो क्रोमैटिन के ऊपर है नॉर, और नॉर अटैच किसको है, न्यूक्लियोलस को। नॉर इज नॉट द पार्ट ऑफ न्यूक्लियोलस, इट इज द पार्ट ऑफ क्रोमैटिन या क्रोमोसोम, और वो अटैच होता है न्यूक्लियोलस को। क्योंकि क्रोमैटिन में जो नॉर है ना, उसका कुछ काम रहता है, क्या काम रहेगा, क्या काम रहेगा नॉर का, इसका काम रहेगा सिंथेसिस। इसमें क्या रहेगा, उसमें रहेगा आरआरएनए, ये क्या करेगा, आरआरएनए सिंथेसिस, आरआरएनए सिंथेसिस का काम करेगा। और क्या करेगा काम, आरएनए को बनाएगा। और आरएनए क्या बनेगा आगे जाके, आरएनए क्या बनेगा, राइबोसोम बनेगा। क्या करेगा ये, राइबोसोम बनाएगा, राइबोसोम। ठीक है, क्लियर। Yes, sir. तो क्या देखो, क्रोमैटिन या क्रोमोसोम के कई जगह पे कोई ये है, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन है, वो नॉर जुड़ा है न्यूक्लियोलस से, है रीजन क्रोमैटिन का, लेकिन जुड़ा है, मतलब किससे अटैच है वो, न्यूक्लियोलस से। और नॉर का काम है आरएनए सिंथेसिस, आरआरएनए राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। मतलब न्यूक्लियोलस उसमें हेल्प करता है, क्या करता है न्यूक्लियोलस, उसमें हेल्प करता है, इसमें हेल्प करता है, इसमें हेल्प करता है, इट हेल्प इन आरआरएनए सिंथेसिस। क्लियर सबको ये, यस, ओके। अब मतलब अगर किसी सेल, देखो कि लार्ज एंड मोर न्यूक्लियोलाई आर प्रेजेंट इन द सेल्स एक्टिव इन प्रोड्यूसिंग, जिस सेल के पास बड़े बड़े और ज्यादा न्यूक्लियोलाई है ना, वो क्या बनाते हैं, ज्यादा आरआरएनए बनाते हैं। देखो, इफ द सेल इज हैविंग मोर एंड लार्ज न्यूक्लियोलाई, बड़े बड़े और ज्यादा न्यूक्लियोलाई, तो ज्यादा आरआरएनए बनाएंगे, और ज्यादा आरएनए बनाएंगे तो उससे बनेगी ज्यादा राइबोसोम, और अगर ज्यादा राइबोसोम होते तो बनेंगे मोर प्रोटीन्स, मोर एंड मोर प्रोटीन्स। तो अगर सेल को कोई ज्यादा मैक्सिमम प्रोटीन बनाना है, तो उसके पास मैक्सिमम या बहुत ज्यादा राइबोसोम चाहिए, और उसके लिए ज्यादा आरएनए चाहिए, और उसके लिए ज्यादा न्यूक्लियोलाई चाहिए। क्लियर इसको, इतना सबको, ओके। ये है ना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर यू, ठीक है, इतना जरूरी नहीं है, ये है, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट, नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है, कोई जरूरी नहीं, ये आउट ऑफ बहुत आउट ऑफ सिलेबस है, तो ठीक है, तो इसको अभी मैं एक्सप्लेन नहीं करता, ठीक है। क्रोमोसोम, हमने देखा कि जब सेल डिवीजन नहीं करता, मतलब जब वो किसमें है, इंटरफेस में, तो उसमें क्रोमैटिन रहता है। लेकिन जैसे ही इंटरफेस पूरा हुआ, G1 S G2 पूरा हुआ, सेल गया M में,
एम में पहला फेज क्या है? प्रोफेज, दूसरा क्या है? मेटाफेज, तीसरा क्या है? एनाफेज, लास्ट क्या है? टीलोफेज। तो जैसे ही प्रोफेज में गया तो उसमें क्रोमैटिन का कॉम्पैक्शन शुरू हुआ, क्रोमैटिन स्टार्ट कंडेंसिंग, और जैसे सर सेल एम फेज में आगे आगे बढ़ा तो उसका क्रोमैटिन कंडेंस हुआ, कॉइल्ड हुआ, कॉम्पैक्ट हुआ, और उससे बना क्रोमोजोम। क्रोमैटिन से बना क्रोमोजोम ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, ड्यूरिंग द एम फेज। एम फेज में डिवीजन, डिवाइडिंग फेज में क्रोमैटिन का बना क्रोमोजोम। अगर कोई आपसे पूछे कि आपको ये प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज पता है ना, मतलब एटलीस्ट सुपरफिशियली पता है ना? हेलो, यस सर। आपको सेल साइकिल, सेल डिवीजन हुआ है कि नहीं हुआ है? Yes. यस सर। और कोई बोल नहीं रहा है ज्यादा, Yes, sir. आप टाइप कर Yes, सकते हो हुआ नहीं हुआ। जिनको हुआ है वो टाइप करे हुआ है, डन, मतलब कंप्लीटेड। जिनको नहीं है वो बोलिए नॉन कंप्लीटेड। यस कम ऑन। जिनको ये हुआ है वो टाइप करे कंप्लीटेड, नहीं हुआ है उनको टाइप करे नॉट कंप्लीटेड। हेलो, कंप्लीटेड, नॉट कंप्लीटेड। ठीक है, मतलब सबको नहीं हुआ है तो मुझे जानना है ना, क्योंकि अगर पता नहीं है तो मैं बता सकता हूँ आपको थोड़ा सा उसको। एक को भी पता नहीं है ना, एक का भी नहीं हुआ है ना, अगर हुआ भी होगा लेकिन याद नहीं है तो भी बोल दो, ऐसा कुछ याद नहीं कि जो हुआ है सब याद हो। ठीक है, हुआ है नहीं हुआ चुके। तो सेल साइकिल, सेल डिवीजन में नेक्स्ट चैप्टर करने वाला हूँ, तो आप डरिए मत, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, नीट पॉइंट ऑफ व्यू छोटा सा है लेकिन उसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आप एक ध्यान रखो कि सेल, मैंने वो सेल साइकिल का आपको डायग्राम दिखाया ना, तो क्या होता है, सेल डिवीजन होता है तो उसको बोलते हैं एम फेज, सेल डिवीजन जब नहीं होता तो उसको बोलते हैं इंटरफेज। ठीक है, इंटरफेज। और एम फेज में प्रोफेज होता है, मेटाफेज होता है, एनाफेज होता है, और टेलोफेज होता है। और उस फेजिस में सेल क्रोमैटिन का होता है कॉम्पैक्शन। ओके, तो अगर कोई आपको आपसे पूछे, ये पॉइंट मैं सेल डिवीजन में भी पढ़ाने वाला हूँ लेकिन इधर आया है इसलिए मैं शॉर्ट में बोल देता हूँ कि अगर कोई आपसे पूछे कि आप क्रोमोसोम को बेस्ट स्टडी का कब कब कर सकते हो, तो आपको आंसर लिखना है मेटाफेज। क्या लिखना है? मेटाफेज। क्योंकि उस टाइम क्रोमोसोम की साइज जो है ना, लेंथ, साइज मतलब एक्चुअली लेंथ, वो सबसे छोटी होती है। वो सबसे क्या होती है? छोटी होती है। और अगर आपको सेल का, क्रोमोसोम का शेप पता करना हो ना, तो उसके लिए चाहिए एनाफेज। तो शॉर्टेस्ट साइज कब होती है, उससे बेस्ट स्टडी होता है मेटाफेज में। और उसका शेप कब पता चलता है? एनाफेज में। एनाफेज, मेटाफेज, एम फेज की फेजिस है। ठीक है, तो देखो ये जो ना क्रोमैटिन है ना, उसका लेंथ तो बड़ा था, ये थीन था, और जैसे ही वो थिक बना, क्रोमोसोम बना सेल डिवीजन के टाइम, तो उसका लेंथ कम हुआ, लेंथ डिक्रीज हुआ, लेकिन उसका थिकनेस बढ़ गया, डायमीटर बढ़ गया। ठीक है, या थिक, थिन था, ये ठीक है। क्रोमैटिन थिन था, लेंथ ज्यादा था, उसका क्रोमोसोम बना तो लेंथ कम हुआ लेकिन वो थिक बना, ज्यादा मोटा बना, मोटा मोटा बना। इतना सबको क्लियर है? yes. Yes, यस sir. सर। क्लियर है तो थम्स अप कर सकते हो। यस सर। यस, यस, कम ऑन फास्ट। यस, ठीक है, ठीक है। ह्यूमन के अंदर क्रोमोसोम कितने रहते हैं? ह्यूमन के सेल में Sir, क्रोमोसोम 46. रहते हैं 46, 23 पेयर्स। और टोटल डीएनए कितने रहते हैं? 46। मतलब टोटल डीएनए का लेंथ जो है ना हमारे बॉडी के अंदर, सेल के अंदर, एक सेल के अंदर
किसी भी एक डिप्लॉयड सेल के अंदर, आपको डिप्लॉयड हैप्लॉयड तो पता होगा, अगर पता नहीं है तो मैं जरूरत पड़ने पर बताऊंगा। डिप्लॉयड सेल मतलब उसमें दो सेट रहते हैं क्रोमोसोम के, एक सेट आ जाता है पापा की तरफ से और एक सेट आ जाता है मम्मी की तरफ से। पापा की तरफ से जो सेट आता है उसमें 23 क्रोमोसोम होते हैं, 22 ऑटोसोम और एक सेक्स क्रोमोसोम एक्स या वाई। और मम्मी की तरफ से जो सेट आता है क्रोमोसोम का एक आता है, उसमें 23 क्रोमोसोम होते हैं। तो पापा की तरफ से आते हैं स्पर्म की तरफ से 23 क्रोमोसोम, एक की तरफ से मम्मी की तरफ से आता है 23 क्रोमोसोम। और इसलिए हमारे डिप्लॉयड सेल में होते हैं 46 क्रोमोसोम। और जो अपन हमारा पूरा डीएनए उसका लेंथ होता है 2 मीटर। मतलब ये 2 मीटर वाला डीएनए जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट है कितने क्रोमोसोम में, 23 क्रोमोसोम में। मतलब हर क्रोमोसोम में एक डीएनए, बोले तो 23 क्रोमोसोम में 23 डीएनए का सेगमेंट, मतलब डीएनए का मतलब ये रहता है, पार्ट रहता है। तो क्रोमोसोम जो है 23 पेयर 46, तो 2 मीटर वाला लॉन्ग डीएनए जो हमारे पास है वो 23 क्रोमोसोम में बटा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट है। और हर क्रोमोसोम है ना वो आपको कब दिखेगा, जब सेल रहेगी डिवाइडिंग फेज में, क्योंकि डिवाइडिंग फेज में ही, एम फेज में ही क्रोमैटिन का क्रोमोसोम बनता है। तो अगर आप सेल को माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे, जब सेल डिवाइजन नहीं करता, जब सेल इंटरफेज में है, तो आपको क्रोमोसोम नहीं दिखेगा, आपको क्रोमैटिन दिखेगा, ठीक है, पतला पतला वाला। लेकिन जब आप सेल को देखेंगे माइक्रोस्कोप के अंदर, जब सेल डिवाइड करता होगा, कर रहा है, तो वो पतले पतले क्रोमैटिन हो, ठीक वाले बड़े बड़े मोटे मोटे क्रोमोसोम बन जाएंगे। ओके। और ये देखो, ये सपोज एक टिपिकल क्रोमोसोम है ना, तो हर क्रोमोसोम के पास 2 क्रोमैटिड है। ये क्रोमैटिड है, क्रोमैटिड, और दूसरी ये क्रोमैटिड है। ये 2 क्रोमैटिड है, हर क्रोमोसोम के पास 2 क्रोमैटिड है। और दो मतलब सपोज ये एक क्रोमैटिड है, ये दूसरी क्रोमैटिड है, और 2 क्रोमैटिड एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, उसको बोलते हैं सेंट्रोमियर। क्या बोलते हैं उसको, सेंट्रोमियर बोलते हैं। सेंट्रोमियर या प्राइमरी कंस्ट्रक्शन बोलते हैं, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन या सेंट्रोमियर बोलते हैं। ओके। और ये सेंट्रोमियर या प्राइमरी कंस्ट्रक्शन एक ही होता है, मतलब उसके साइड में 2 प्रोटीन वाले डिस्क होते हैं। जैसे कि ये एक प्रोटीन का डिस्क है, ये एक डिस्क है, उस प्रोटीन के डिस्क को बोलते हैं काइनेटोकोर। क्या बोलते हैं, काइनेटोकोर। और जब सेल डिवीजन होता है ना, तो सेल डिवीजन के दौरान क्या होता है, स्पिंडल फाइबर बनते हैं। उस स्पिंडल से ये हम लोग देखेंगे कैसे होता है, क्या बनता है, अगर आपको पता नहीं तो छोड़ दो अभी। लेकिन ये काइनेटोकोर जो है ना प्रोटीन का बना होता है। ओके, प्रोटीन का बना होता है। ओके। और प्रोटीन डिस्क वाले होते हैं, मतलब ये एक डिस्क है प्रोटीन का, ये दूसरा डिस्क है। और ये काइनेटोकोर या प्रोटीन डिस्क का काम है अटैचमेंट टू स्पिंडल फाइबर। ठीक है। कोई कोई क्रोमोसोम ऐसे भी होते हैं कि उनके पास प्राइमरी कंस्ट्रक्शन या सेंट्रोमियर तो होता ही है, ये प्राइमरी कंस्ट्रक्शन या सेंट्रोमियर तो होता ही है, लेकिन उनके पास और भी कंस्ट्रक्शन रहता है, उसको बोलते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। हर क्रोमोसोम के पास नहीं होता, कोई क्रोमोसोम के पास रहता है, कोई के नहीं रहता। तो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के ऊपर जो सेगमेंट है ना डीएनए की, उसको बोलते हैं, या क्रोमोसोम की, उसको बोलते हैं सैटेलाइट। ओके। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के ऊपर जो फ्रैगमेंट है ना क्रोमोसोम की, उसको बोलते हैं सैटेलाइट, सैटेलाइट बोलते हैं। और ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है ना, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन उसको नॉर भी बोलते हैं। हमें अभी अभी तक देखा कि क्रोमैटिन था, क्या था, ये हमारा हमारा क्रोमोसोम है। देखा ना डायग्राम, अभी मैंने डायग्राम दिखाया था, देखो ये क्रोमोसोम है या क्रोमैटिन है, उसका एक रीजन है, उसको बोलेंगे नॉर। ये नॉर अटैच है न्यूक्लियोलस से, ठीक है। तो एक्चुअली वो नॉर कहाँ पे है, वो नॉर है इस पे, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन को ही नॉर बोलते हैं। और हर क्रोमोसोम में सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन नहीं रहता, कोई क्रोमोसोम में रहता है, कोई में नहीं रहता। और अगर सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है तो उसको नॉर बोलेंगे। और नॉर है न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन। और वो क्या करता है, वो मुझे मैंने आपको बोला है। इनको सब, इतना सबको क्लियर है क्या, यस सर। Yes, sir. यस सर। तो क्लियर है तो थम्स अप Yes, कर sir. सकते हो, नहीं है तो पूछ सकते हो। Just come on fast. Yes. Yes, 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 yes.
ठीक है, टाइप्स है क्रोमोसोम के, 2-3 मिनट में खत्म करते हैं हम लोग। क्रोमोसोम के 4 मेन टाइप्स होते हैं, 4 मेन टाइप बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। क्रोमोसोम में प्राइमरी कंस्ट्रक्शन या सेंट्रोमियर कहाँ पे है, उससे बनते हैं 4 टाइप के क्रोमोसोम। मेटासेंट्रिक, सपोज अगर सेंट्रोमियर बीचों बीच है, बीचों बीच, तो दोनों आर्म इक्वल है, यहाँ का ये वाला साइड और ये वाला आर्म, ये दोनों सेम है, तो सेंट्रोमियर एट द साइट ऑफ सेंटर ऑफ द क्रोमोसोम, तो उसको बोलते हैं मेटासेंट्रिक। मेटा मतलब मिडल, सेंट्रोमियर मिडल में है, 2 इक्वल आर्म है। अगर सब मेटासेंट्रिक मतलब सेंट्रोमियर मिडल में नहीं है, थोड़ा सा एक साइड पे है, तो ये छोटे आर्म है, ये शॉर्ट आर्म है। शॉर्ट आर्म, शॉर्ट आर्म को बोलते हैं पी आर्म। क्या बोलते हैं उसको? पी आर्म बोलते हैं। और दूसरे होते हैं बड़े वाले आर्म, उसको बोलते हैं क्यू आर्म। ये है लॉन्ग आर्म, लॉन्ग आर्म उसको बोलते हैं क्यू आर्म। ओके, तो उसको बोलते हैं सब मेटासेंट्रिक मतलब अनइक्वल आर्म, मिडल में नहीं है सेंट्रोमियर। एक्रोसेंट्रिक, सपोज इससे क्या हुआ है कि सेंट्रोमियर और भी एक साइड पे है, तो ये बहुत वेरी शॉर्ट आर्म है, ये है वेरी शॉर्ट आर्म, वेरी शॉर्ट आर्म। और ये है वेरी लॉन्ग आर्म, वेरी लॉन्ग आर्म, उसको बोलते हैं क्रोमोसोम को सेंट्रोमियर। अगर कोई क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर एकदम से टीप में है, टीप में है, ओके, और आर्म है या बहुत ही शॉर्ट है, बहुत या नहीं है, सिर्फ एक ही साइड पे आर्म है, तो उसको बोलते हैं टिलोसेंट्रिक। टिलो मतलब टीप, सेंट्रोमियर एट टीप ऑफ क्रोमोसोम, एट टीप ऑफ क्रोमोसोम। सेंट्रोमियर अगर किसी क्रोमोसोम की टीप पे ही है ना, टीप ऑफ क्रोमोसोम, तो उसको बोलते हैं टिलोसेंट्रिक। मेटा मतलब मिडल में है, सब मतलब एक जगह पे शिफ्ट है, एक्रो मतलब बहुत शिफ्ट है, तो एक साइड बहुत छोटा आर्म है, दूसरा साइड बहुत बड़ा आर्म है। टिलो में तो एक ही साइड पे मैक्सिमम बड़ा आर्म है, दूसरा साइड तो नहीं है, तो टीप पे है, तो टिलोसेंट्रिक हम बोलते हैं। सबको क्लियर इतना? Yes, sir. Yes, sir. ओके, और एक छोटे Yes, sir. एक बचा है, 1 मिनट में खत्म कर दूंगा मैं। माइक्रो बॉडी, माइक्रो बॉडी प्लांट एनिमल दोनों में है, पैराओक्सिजोम प्लांट और एनिमल दोनों में है, ग्लायोक्सिजोम सिर्फ प्लांट में है। माइक्रो बॉडी क्या करता है, उसके अंदर बहुत सारे एंजाइम रहते हैं, कुछ स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं, छोटे छोटे वेसिकल रहते हैं। और पैराओक्सिजोम क्या करता है, पैराओक्सिजोम फोटो रेस्पिरेशन करता है, ये सीखेंगे हम लोग फोटोसिंथेसिस में सीखेंगे, उसको बोलते हैं C2 पाथवे। आपने किया है क्या फोटोसिंथेसिस टॉपिक चैप्टर? हेलो, कोई बताएगा मुझे किया है नहीं किया है? ठीक है, कैसे किया होगा नहीं, सुनिए कि उसमें ना अलग अलग साइकिल है, जैसे कि C3 साइकिल को बोलते हैं केल्विन साइकिल, C2 को बोलते हैं फोटो रेस्पिरेशन, C4 साइकिल भी होता है, और कैम पाथवे भी होता है। तो एक और पाथवे होता है फोटो रेस्पिरेशन मतलब C2 पाथवे। तो ये C2 पाथवे उसको और बोलते हैं हम लोग ग्लाइकोलेट पाथवे। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलेट पाथवे, उसको ही बोलते हैं फोटो रेस्पिरेशन। मतलब फोटो रेस्पिरेशन, C2 पाथवे, ग्लाइकोलेट पाथवे एक ही है। वो जो प्लांट में होता है फोटोसिंथेसिस के दौरान होता है, और वो करता है पैराओक्सिजोम। तो पैराओक्सिजोम प्लांट में क्या करता है, फोटो रेस्पिरेशन, या उसको बोलिए ग्लाइकोलेट पाथवे, या उसको बोलिए C2 पाथवे। और ग्लायोक्सिजोम क्या है, प्लांट में है, और वो किस प्लांट में है, किस टाइप के टिश्यू में है, फैटी सीड में। जिन सीड में बहुत सारा फैट होता है, ऑयल होता है, जैसे कि ग्राउंड नट सीड, कैस्टर सीड, उसमें बहुत सारा ऑयल या फैट होता है, तो वो फैट को ब्रेक डाउन करना है ना, तो उसके लिए उसमें होते हैं ग्लायोक्सिजोम, उसमें होते हैं ग्लायोक्सिजोम। ठीक है, सबको क्लियर है इतना? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ठीक है, ठीक है, 1 मिनट, अभी आपका हमारा चैप्टर खत्म हुआ है। अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे आप पूछ सकते हो, डाउट है तो। अगर ठीक है, यू कैन आस्क मी इफ यू हैव एनी डाउट। क्लियर?
Yes, sir. Okay. Yes, sir.